नमस्कार, मैं हूं आबिद नकवी। मैं हूं इस वक्त प्रोफेसर अरविंद निगले साहब के साथ। प्रोफेसर निगले साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जो यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी के साथ साथ पहले तो यहाँ मुंबई में उन्होंने टीचिंग की, प्रोफेसरशिप की, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे, उसकी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए बाद में वो यहाँ से मलेशिया और फिर फिजी चले गए थे। तो फिजी में वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और काफ़ी दिन रहे, कम से कम 6 से 7 साल वहाँ गुजारा। और वहाँ की पूरी जो है सामाजिक स्थिति क्या है, किस तरह से है, देश कैसा है, किस तरह से है। अच्छा, बात इसलिए फिजी की हो रही है कि फिजी एक ऐसा देश है जहाँ की 40 से 45% आबादी जो है वो इंडियंस की है, हिंदुस्तानियों की है। और ये आज के गए हुए नहीं है, वो अंग्रेज़ यहाँ जब हुआ करते रहे, उनकी जब यहाँ सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तो वो लोग यहाँ से करीब 150-200 साल पहले काफ़ी इंडियंस को वहाँ खेती करवाने के लिए ले गए थे। वो इंडियन समाज वहाँ अभी भी है और अभी बहुत ही उसकी जो है प्रॉस्पेरिटी में जी रहा है और बहुत अच्छी स्थिति में, बल्कि बीच में तो उनकी गवर्नमेंट भी हुआ करती रही। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करते हैं अरविंद निगले साहब से। जरूर। निगले साहब, आपका बहुत ही स्वागत है इस मुद्दे के ऊपर। आप तो वहाँ बड़े करीब से रहे, तो कैसे, आप कहाँ के शहर में थे फिजी में, और किस तरह से, कैसा जो है वो जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वो कौन सा शहर था, कितनी दूर है कैपिटल से, और किस तरह से वहाँ के हालात हैं? जी, एक तो फिजी ये देश 300 आइलैंड्स का मिला हुआ है और इसका लोकेशन जो है वो न्यूजीलैंड के सर पर है। तो ये साउथ पैसिफिक, दक्षिण प्रशांत महासागर में एक बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, उनमें से ये कंपैरेटिवली बड़ा देश है। तो वहाँ के 13 छोटे आइलैंड कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक बनाई। तो जब मैं मलेशिया से इंडिया वापस आया, उसके बाद मैं नौकरी ढूंढ रहा था, तो यहाँ तो अच्छी खासी नौकरी मिल नहीं रही थी, तो मुझे एक चांस फिजी आइलैंड्स के इस यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में मिला, तो मैंने ले लिया और यहाँ से वहाँ गया। तो ये बात है सन 2000 की। जी, 2000 में मैंने वहाँ नौकरी ले ली और बहुत ही अच्छा देश है, एक अच्छा नया तजुर्बा मुझे मिला वहाँ जाकर। तो पहले जब मैं गया था, वहाँ जाने से पहले मैंने थोड़ी उसकी जानकारी लेने की कोशिश की। तो ये 2000 की बात है कि उसकी आबादी कितनी है, तो मुश्किल से 5 या 6 लाख उसकी होगी। तो मुझे लगा कोई इसमें गलती तो नहीं है, इतनी छोटी आबादी। मैं तो बम्बई से गया था तो अपने एक छोटे उपनगर के एक छोटे इलाके की भी आबादी उससे ज़्यादा होती है, लेकिन वो बात सही निकली कि बहुत ही छोटी आबादी वाला देश है वो। और वैसे वहाँ 2 बड़े बेट हैं, वहाँ आइलैंड है। एक वित्ती लेऊ करके है, वो करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और एक वनुआ लेऊ करके उससे थोड़ी दूर दूसरा एक आइलैंड है, उसका कुछ 5,000 होगा। सब मिला के मेरे ख्याल से 16 या 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये देश है। बल्कि ये छोटे छोटे बेट है, वो प्रशांत महासागर में तो उसमें फासला द्वीप है, फासला रहता है। तो कुछ तो द्वीप जो है वो तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इतनी उनकी एरिया है। लेकिन अभी क्या है कि उनमें भी छोटे छोटे रिसोर्ट्स आ गए हैं। तो आजकल फिजी आइलैंड्स जो है वो अमेरिका के हॉलीवुड के एक्टर्स लोगों का एक अच्छा खासा ये बन गया है। वहाँ आराम करने के लिए वो लोग वहाँ आते हैं। काफ़ी खूबसूरत एरिया होगा, बहुत ही समुद्र से घिरा हुआ है। बिल्कुल। तो फिर और जो है वहाँ की क्या एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट? देखिए, एटमॉस्फेयर जो है, अभी अपना ये बम्बई जो है वो विषुववृत्त के इक्वेटर के ऊपर 19 डिग्रीज है। उतना ही फिजी जो है वो भी सिर्फ इक्वेटर के दक्षिण में, साउथ में लगभग 18-19 डिग्रीज के फासले पर है। तो वैसे तो इक्वेटोरियल, जिसको विषुववृत्तीय वातावरण बोलते हैं,
वो वहाँ पे है। और वर्षा भी अच्छी खासी रहती है और बहुत ही ग्रीन आइलैंड है, सभी आइलैंड ग्रीन है। और जबकि वो प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में, तो पैसिफिक ओशन तो एकदम ब्लू जैसा है, क्योंकि उसकी सैलिनिटी, क्षार उसमें कम है कंपेयर टू हिंदी महासागर या अरबी सागर से। उसकी जो क्षार है, salt। नमक जो है, नमक उसमें कम है। तो बहुत ही खूबसूरत देश है। और आजकल तो बहुत सारे रिसॉर्ट्स बन गए हैं, तो हॉलीवुड के भी बहुत सारे एक्टर्स वहाँ आराम करने के लिए आते हैं। और एक द्वीप पर एक ही रिसॉर्ट रहता है, तो अपने पूरे कबीले के साथ वहाँ आ जाते हैं। पूरा सिस्टम उन्हीं का चलता है, एक ही का बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल। सिस्टम। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, दूसरे जो इंडियंस हैं, जी। भारतीय समाज, उसको किस तरह से आपने देखा कि कहाँ है, किस स्थिति में है, हाँ जी। क्या भाषा बोलते हैं जी। और किस तरह का कल्चर जो है, उनकी संस्कृति क्या है? जी। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे समझा, एक तो वहाँ तभी आबादी इंडियंस के मूल की, भारतीय मूल के लोगों की लगभग 45 या 47% थी। एक टाइम ऐसा था वहाँ 54% थी। लेकिन पिछले 30 साल में बहुत सारे मिलिट्री वहाँ कू हो गए, और जब कू होता है तो थोड़ा अनिश्चित वातावरण पैदा होता है, तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ नज़दीक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 डेवलप कंट्रीज़ नज़दीक हैं, तो वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। तो एक समय जो 54% आबादी थी, वो जब मैं गया तो 45 या 47 तक आई थी। जी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, वो जब ब्रिटिश लोगों का वहाँ पर कब्जा था फिजी आइलैंड्स पर, तो वहाँ गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने के खेतों में काम करने के लिए उनको मजदूरों की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिश जो रूलर्स थे, उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश और बिहार, इसकी जो सीमा रेखा है, बॉर्डर है, वहाँ से लोग, हट्टे कट्टे लोग गन्ने की खेती करने के लिए मजदूर के हैसियत से वहाँ ले गए। और वहाँ उन्होंने बोला भी नहीं था कि हम दूर फिजी आइलैंड में आपको लेके जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के और आगे। ऑस्ट्रेलिया के भी आगे है। तो कलकत्ता बंदरगाह से वो लेके गए जहाज में डालकर, लेकिन ऐसा बोल के कि ये इधर ही है, 5-6 घंटे का रास्ता है और आप आ सकते हैं, ऐसा उनको झूठा बोलकर फुसला कर लेके गए। और ये घटना हुई 1872 में। जो पहली बैच है वो 1872 में वहाँ गई, और वहाँ तो उनको हट्टे कट्टे मर्द मजदूर चाहिए थे, लेकिन उनको तो खाना पकाने को आता नहीं, तो खाना पकाने के लिए किसी महिला की, औरत की ज़रूरत थी। तो एक 15-20 मर्दों के लिए एक औरत खाना, वो भी खाना पकाने के लिए सिर्फ, ऐसे वो लेके गए। धीरे धीरे जैसी खेती बढ़ती गई, उनकी भी तादाद बढ़ती गई। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से, गाजीपुर है, बनारस है। हाँ जी, नहीं बनारस तो ऊपर है, ये तो क्योंकि उनकी जो भाषा है हिंदी, जो उनकी डायलेक्ट है, वो स्टैंडर्ड हिंदी तो है नहीं। हाँ, वो भोजपुरी तो और वो अवधी। ऐसा, हाँ, अवधी भोजपुरी ऐसा मिक्सचर है वो वहाँ। लेकिन एक बात हुई कि ये जो लोग गए थे, उनकी आस्था की वजह से उन्होंने अपना धर्म टिकाए रखा, अपनी संस्कृति टिकाए रखी। और उनको तो दूसरा 1872 में तो कुछ नहीं था, इंडिया में कुछ नहीं था, तो फिजी में क्या होगा। तो दिन भर सवेरे से शाम तक मेहनत करते थे। और फिर वो जो ये है तुलसीदास का रामायण, उनका भजन वो हर मंगलवार को करते थे। तो वहाँ ऐसी मंडलियाँ, रामायण मंडलियाँ उन्होंने स्थापित की, हर मंगलवार को वो भजन करते थे।
तुलसीदास के रामचरितमानस। रामचरितमानस का, क्योंकि उनका जो रोज़मर्रे का जीवन था वो बहुत ही कठिन था। और वैसे हर एक आदमी का घर परिवार तो था नहीं, इसलिए मुझे ये बहुत अहम बात लगती है कि अपनी संस्कृति, अपना धर्म उन्होंने इतने सालों तक बनाए रखा। तो उसमें से कुछ और भी तारीख की, कुछ लोग वहाँ से भागने की भी कोशिश की होगी, निकलने की भी कोशिश की। बिल्कुल, जबकि झूठ बोलकर उनको लिया गया था, और वहाँ इतना मेहनत का काम था कि जिसको बैक ब्रेकिंग मैनुअल लेबर बोलते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी भी टूटेगी, इतना काम वो ब्रिटिश लोग करवाते थे उनसे। तो उन्होंने बहुत सारा मेहनत भी की होगी भाग निकलने की। लेकिन जबकि ये द्वीप प्रशांत महासागर के बीचों बीच था, वहाँ से भागने का भी कोई चारा नहीं था। भागे तो कैसा भागे? वो तो अंडमान निकोबार के भी बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। जी जी, काले पानी की सजा से भी काले दूर था। पानी की सजा जैसी है वो। तो जबकि उनके मन में आया भी होगा कि ये सब छोड़ के हम अपने गांव लौटे, लेकिन लौटने का चारा भी नहीं था। फिर आपने बताया कि गुजरात के लोग कुछ उसके बाद गए खुद से, व्यापारी। हाँ जी, हाँ जी। हुआ ऐसा कि 1906 में, यानी लगभग 25 साल बाद, क्योंकि वो जहाँ ये जो मजदूर गए थे उनकी भी ज़रूरतें थी, तो वो पूरी नहीं हुआ करती थी। इसलिए 1906 में 2 भाई, गुजराती भाई, यहाँ से वहाँ व्यापार करने के लिए गए। तो वो भी वहाँ अपने टोकरी में कुछ महिलाओं के लिए साड़ियाँ या पायल या ऐसे कोई चांदी के गहने, वो ऐसा बेचा करते थे। इस तरह से गुजराती जो धंधा करते हैं उनका वहाँ जाना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे उनकी भी तादाद वहाँ बढ़ती गई, और आज ये हालत है कि फिजी आइलैंड में जितने भी व्यापार है या इंडस्ट्री छोटी है, उनमें से 95% ये गुजरातियों के हाथ में है जी। और वो काफ़ी अमीर लोग हैं वहाँ के। अच्छा, दूसरे आपने बताया कि कुछ वहाँ रेडियो स्टेशंस हैं जो हिंदी में ही हैं, 5-6-7 स्टेशंस के अलावा टेलीविज़न है। तो किस तरह से वो, क्या चीज़ जो है, किस तरह की खबरें वहाँ वो वहीं तक सीमित रहती हैं, या फिर भारत की खबरें भी लेते हैं उसके अंदर? कहीं कुछ आपने कैसा महसूस किया? हाँ जी जी। अभी जैसा आपको मालूम है कि भारतीय लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, एक तो अपनी अलग आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा भी बरकरार रखते हैं। तो ये जो हिंदी भाषी लोग गए वहाँ, उन्होंने भी अपने स्कूल भी वहाँ स्थापित किए, जिसमें हिंदी में शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। और वहाँ के जो मूलवासी है, जिसको फिजियंस बोलते हैं, वो तो ऐसे मूल अफ्रीका से आए हुए हैं। तो उनका जो उनकी सूरत है या बाल है, वैसे घुंघराले हैं, निग्रो लोगों के जैसे रहते हैं, और वर्ण के भी काले हैं, या उनके नाक या जो होंठ हैं वो भी निग्रो लोग जैसे हैं। और उनकी वो तो ऐसे आदिवासी ही थे, जबकि ज़मीन उनकी थी। ये ज़मीन उनको तो ऐसा काम करने का कोई अनुभव नहीं था या काम करने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन ये भारतीय मूल के लोगों को रेंट पर, लीज पर दे दी, 99 ईयर्स लीज। और ये जो मजदूर लोग पहले गए थे, वो धीरे धीरे वो गन्ने की खेती करने लगे, और उसके बदले में वो फिजियन जो मालिक थे ज़मीन के, उनको वो एक हिस्सा देते थे, जितना भी निकलता है उत्पन्न उसमें से। तो ऐसी तरह से वो अभी तो क्या है कि जो खेती है वो तो अभी भारतीय मूल के लोग ही करते हैं।
और ऐसी तादाद, जैसा मैंने कहा कि एक बार 54% लोग भारतीय मूल के थे, और फिर स्कूल भी शुरू हुए हिंदी भाषा में शिक्षा देने के लिए। तो ये इन सब लोगों की इतनी बड़ी तादाद की ये जो सांस्कृतिक जो गरज होती है वो भी, और अपना तो यहाँ से जो आते थे बाद में धीरे धीरे यहाँ एक 5, 6, 7, 8 साल बाद भी भारत वापस लौट कर वो अपने परिवार के साथ रहकर वो जाते थे। तो यहाँ का जो अभी आपको मालूम है कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लगभग अभी 1940 से लेकर तो अच्छी खासी उसकी जी प्रगति बढ़ गई है। बहुत हाँ जी। तो ये लोगों ने फिर यहाँ से हिंदी फिल्म, उसके गीत है वो भी सुनना उनको अच्छा लगता था। तो बाद में वहाँ भी स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस शुरू हुए, और जब मैं वहाँ गया था 2000 में, तो मुझे देखने को मिला कि कम से कम 4 रेडियो स्टेशंस 24 घंटे हिंदी में प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करते थे। और वहाँ तभी मैं गया था तो ये यहाँ की फिल्में भी वहाँ दिखाते थे। यानी प्रदेश में हिंदी फिल्मों का जो मार्केट है उसमें से एक तो मलेशिया है, सिंगापुर है, यानी साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है वो तो है ही, लेकिन दूर फिजी में भी अच्छा खासा वहाँ मार्केट हिंदी फिल्मों का है जी। सुआ करके उनकी राजधानी का जो शहर है उनमें एक विलेज 6 करके एक ये है थिएटर है जिसमें मल्टीप्लेक्स है, जिसमें 6 स्क्रीन्स है। वो 6 स्क्रीन में से कम 3 स्क्रीन पर लगातार हिंदी फिल्में ही दिखाई जाती है। बाकी जो 3 है उसमें से उनमें हॉलीवुड की अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती है। तो अच्छा खासा मार्केट है, अच्छा खासा फॉलोइंग है। अभी तो इंटरनेट और इसकी वजह से अच्छा खासा तालमेल और यहाँ का ट्रैक भी रखते हैं वो। जब मैं था तो उतना नहीं था, लेकिन ये 4 जो रेडियो स्टेशन है उसमें से एक रेडियो स्टेशन है जो हर रविवार को शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटा लगातार हिंदी फिल्मों के गाने ही बजाते थे। और वहाँ अच्छे खासे रेडियो जॉकीज भी थे। उसमें से एक नूर जहान करके लेडी थी, बहुत ही बढ़िया रेडियो जॉकी थी। और जबकि मैं यहाँ से गया था तो बहुत सारे वाक़ये मुझे मालूम थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, तो वो मुझे सवाल पूछती थी और मैं लोगों को रेडियो पर बताता था, और वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था जी। तो आपने फिर महसूस किया वहाँ कौन से हीरो हीरोइंस की बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है, या फिर कौन सा सिंगर से मशहूर हैं आमतौर से? हाँ, यहाँ देखिए अभी जो अपने जो मोहम्मद रफ़ी है, लता मंगेशकर है, मुकेश है, किशोर कुमार है, मन्ना डे है, इनकी तो ज़बरदस्त वहाँ फैन बहुत ही बढ़िया है। वैसे ही वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा एक रेडियो स्टेशन जब हर इतवार को शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे लगातार हिंदी फिल्मों का गीतों का कार्यक्रम देता है, तो वो उसके लिए मार्केट तो है बहुत बढ़िया, इसलिए तो लोग सुना करते हैं। और ये सब जो अपने क्लासिकल गीत है, यानी उसमें से भी जो बजने वाले गीत जो है वो तो 1985 तक के ही रहते हैं, उसके बाद के तो है नहीं। हाँ, 1950 से 1985 तक गाने, फिल्मों के गाने वहाँ बजते थे, और बहुत ही बढ़िया फॉलोइंग वहाँ थी। तो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी होते होंगे जो इंडस्ट्री से यहाँ कोई मेहमान जो है वहाँ जाता होगा, तो फिर? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ के जो भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करते हैं, वो लोग फिजी में भी जाते हैं। तो मेरे मालूमात में भी अनूप जलोटा वहाँ गए थे, और बहुत सारे आर्केस्ट्रा के जो है वो तो आर्केस्ट्रा वहाँ जाते ही है। जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और वहाँ तो जबकि ये यूपी बिहार के बॉर्डर के थे, वहाँ तो वैसा, और बाद में गुजराती भी गए, उनकी भी तादाद बहुत अच्छी है। तो वहाँ ये गणेश उत्सव मनाया जाता है, गरबा नाच वहाँ होता है, और अच्छा खासा दिवाली में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। तो वहाँ के जो बहुत सारी महिलाएं हैं गुजराती, वो वहाँ डांस क्लासेस भी चलाती है। ओहो। हाँ, तो यहाँ भरतनाट्यम है, कथकली है, या हिंदी बॉलीवुड डांसिंग है, उसका भी प्रोग्राम वहाँ हुआ करता था। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि दूसरे किसी देश में हम आए हैं और बिल्कुल अनजाना है? बिल्कुल नहीं, वैसे तो यू आर कम्प्लीटली एट होम कि जैसा। और वहाँ के भी जो फिजी मूल के लोग हैं, वो भी बहुत ही स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इनको शामिल किया अपने देश में, और बाद में वहाँ तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसमें से लेबर पार्टी जो थी, मजदूर पार्टी, उनमें ये इंडियन भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव था। तो एक बार ऐसा हुआ कि लेबर पार्टी का गवर्नमेंट भी वहाँ फिजी में था, और जो उनके पंतप्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर, वो भी भारतीय मूल के थे जी। और आज भी जो अभी फ्रैंक बैनिमारामा करके मिलिट्री, वो जब मैं था तभी वो उठाव हो गया मिलिट्री का, और ये फ्रैंक बैनिमारामा 2006 में सत्ता पर आ गए, और तब से अब तक वो वही चल रहा है। वही चलता है। लेकिन उनके गवर्नमेंट में भी आपको दिखेगा कि कम से कम 5 या 6 मंत्री है वो भारतीय मूल के हैं। वाह। जब मैं सिखाता था तो मेरे ही एक दोस्त थे, वो बाद में वहाँ शिक्षा मंत्री भी बन गए। अच्छा। हाँ जी। ये तो बेहतरीन आपने बताया कि हाँ जी, हाँ आपके पढ़ाए हुए भी वहाँ शिक्षा मंत्री। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका क्या नाम, कुछ नाम याद आ रहा है क्या? उनका नाम रेड्डी करके था उनका ये। क्योंकि यहाँ बाद में क्या हुआ कि ये तो एक तो ये मजदूर थे, वो लोग तो यूपी और बिहार के बॉर्डर से गए, लेकिन बाद में दूसरे भी, यानी कुछ तमिलनाडु के लोग, ये रेड्डी जो है वो तो आंध्रा के हैं, वो भी, उनमें थोड़ी तादाद है लेकिन बहुत कम है उनकी, वो लोग लेकिन खुद से वो भी हिंदी भाषा ही बोलने लगे। अच्छा। भाषा वो हिंदी बोलते हैं। ये नई चीज़ बताई आप। जी 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 यानी वो भी अपनी मर्जी से रोजगार के सिलसिले में वहाँ गए? जी जी, वो बिल्कुल। वो अंग्रेज जबरदस्ती नहीं ले गए? जबरदस्ती नहीं मजदूर लेके बना गए। के नहीं ले गए? नहीं वो नहीं, बाद में गए होंगे। बाद में गए होंगे। तो कुल मिला के आपको देश जो है पूरा खूबसूरत, अच्छा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मिलजुल कर लोग वहाँ रहते हैं। और बाद में ऐसा होता है क्योंकि जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नज़दीक है, ये मैं जब जिस यूनिवर्सिटी में सिखाता था उसमें वहाँ के भी लोग, यानी मेरे कुछ सहकारी जो है वो न्यूजीलैंड के गोरे हैं, ऑस्ट्रेलिया के गोरे हैं, या कुछ मेरा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो माइकल वाइट करके, वो ब्रिटिश है, वो भी वहाँ आके बसे हैं। तो अभी बाद में ऐसा हुआ कि कुछ जैसा यहाँ भी हो गया कि कुछ गिने चुने ब्रिटिश लोग यहाँ बस गए जी जी। जी 1947 के बाद, वैसे वहाँ भी हुआ। और बाद में चीनी लोगों का भी थोड़ा आना हुआ, तो चीनी कम्युनिटी भी वहाँ है, तो चाइनीज़ न्यू ईयर भी वहाँ मनाया जाता है। ओहो। जी, क्रिसमस तो है ही, जी हाँ, जी हाँ। तो भारतीय सब त्यौहार मनाए जाते हैं, क्रिसमस है, चाइनीज़ न्यू ईयर भी वहाँ मनाया जाता है। तो ये सब ऐसे कॉस्मोपॉलिटन, पूरा जगत की लोक संख्या भी वहाँ थोड़ी थोड़ी मौजूद तादाद है। में मौजूद है, तो बहुत मज़ा आता था जी। नहीं, आपने बेहतरीन जानकारी दी। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। और इसी तरह का और भी प्रोग्राम आपके साथ आपके सामने पेश किया जाता रहेगा। प्रोफेसर अरविंद निगले साहब के पास बहुत सी जानकारियां हैं, इसके अलावा मलेशिया में काफ़ी दिन रहे, सिंगापुर में भी रहे, बहुत सी जानकारियों के साथ फिर आपके सामने हम ले आएंगे। और इतने ही नहीं, इसके अलावा जो है एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी बड़े, काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं, नाटकों के, स्टेज प्लेस के लिखने वाले हैं, तो बहुत सी विधाओं के मालिक हैं। अगले किसी प्रोग्राम में कुछ अलग सब्जेक्ट के साथ उनके सामने फिर पेश होंगे। जरूर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।